एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी भाषा अध्ययन पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। देखिए ये जो पाठ है ये यात्रा वृत्तांत है और ये मधु कांकरिया द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये यात्रा वृत्तांत शब्द है आखिर ये क्या है। देखिए यात्रा वृत्तांत का यात्रा तो आपको सब पता है कि हम जो ट्रैवल करते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो होती है यात्रा। और वृत्तांत मतलब होता है वर्णन, कि अपनी ही यात्रा का वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो यहाँ पर जो लेखिका है मधु कांकरिया, उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया है। तो उन्होंने यात्रा कहाँ की है? उन्होंने यात्रा की है, उन्होंने सिक्किम के गंगटोक शहर की यात्रा का यहाँ पर वर्णन किया है। और इसके अलावा भी वो सिक्किम की कई जगह घूमी है जिनका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए गंगटोक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गैंगटॉक, और हिंदी में इसी गैंगटॉक को कहा जाता है गंगटोक। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि हम इस नाम का मतलब भी जान लें। अब आप सोच रहे होंगे कि साना साना हाथ जोड़ी थोड़ा कुछ अलग सा नाम है, कुछ अलग हटके नाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे शब्द हैं। तो देखिए ये जो नाम पाठ का रखा गया है, लेखिका ने जब अपनी यात्रा का वर्णन किया, सिक्किम की यात्रा का, गंगटोक की यात्रा का, तो वहाँ पर जब वो घूम रही थी तो एक नेपाली युवती के मुंह से उन्होंने ये प्रार्थना सुनी। देखिए ये पूरी प्रार्थना क्या है? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कोसेली। देखिए पूरी प्रार्थना उन्होंने सुनी थी, लेकिन उन्होंने इस प्रार्थना को पूरा ना रखकर केवल कितना रखा? साना साना हाथ जोड़ी इसका शीर्षक रखा, क्योंकि शीर्षक हमेशा कम शब्दों में और आकर्षक होना चाहिए। देखिए जब आपने भी शीर्षक सुना तो आपको आकर्षित कर रहा था कि अगर ये इनका मतलब क्या है और ये शीर्षक है क्या, किस बात का इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रार्थना का जो अर्थ है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए अर्थ जानिए पहले प्रार्थना का, कि साना साना हाथ जोड़ी, साना साना मतलब छोटे छोटे, हाथ जोड़ी जोड़कर गर्दहु प्रार्थना, प्रार्थना करती हूँ, हामरो जीवन कि मेरा जीवन तिमरो कौशली मतलब अच्छाइयों को समर्पित हो। मतलब कि इसमें लेखिका ने जब इस प्रार्थना को सुना तो उसका अर्थ भी उन्होंने जाना कि मेरा छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि मेरा संपूर्ण जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो यहाँ पर ये बात यहाँ की जा रही है। तो लेखिका को ये इतना आकर्षक लगा, इतना अच्छा लगी ये प्रार्थना, तो उन्होंने अपनी इस यात्रा वृत्तांत का शीर्षक ही रख दिया साना साना हाथ जोड़ी। अब इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट मैंने लिए हैं, लेखिका यहाँ पर किन किन स्थानों पर घूमी और क्या मुख्य बातें उन्होंने यहाँ कवर की है, मैं उसी को सबको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए सबसे पहले उनकी जो यात्रा स्थल है वो मैंने बताया कि गंगटोक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैंगटॉक। और ये क्या है? ये सिक्किम की राजधानी है। लेखिका ने कहाँ की यात्रा की थी? लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा की थी, जिसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। और वहीं के और भी स्थल है जिन्होंने उनका वर्णन किया। देखिए कौन कौन से स्थल का वर्णन किया उन्होंने युमथांग का वर्णन किया है। युमथांग का अर्थ ही होता है घाटियाँ, और उस जगह पर चारों हर तरफ जो है केवल घाटियाँ ही घाटियाँ है, और बहुत गहरी घाटियाँ, इतनी गहरी घाटियाँ कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ गलती से गिर जाए तो कभी उसका पता नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद उन्होंने लायोंग का वर्णन किया है। उसके बाद उन्होंने क्वी लॉन्गस्टॉक का वर्णन किया। देखिए क्वी लॉन्गस्टॉक जो है ये वो जगह है जिन्होंने, अगर कुछ बच्चे अगर जानते हो और अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि एक बहुत पुरानी फिल्म है जो कि देवानंद जी की है, और ये गाइड फिल्म का नाम है। तो उस गाइड फिल्म की जो शूटिंग है वो सिक्किम के ये क्वी लॉन्गस्टॉक में ही वो जो है उस फिल्म की शूटिंग की गई थी। उसके बाद इस जगह उन्होंने किस जगह का वर्णन किया है? कटाव का वर्णन किया है। देखिए कटाव जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन वो प्रसिद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी तक पर्यटन स्थल नहीं बना है। और ये भी कहा जाता है इस स्थल के बारे में, जिन लोगों ने स्विट्जरलैंड देखा है और जिन लोगों ने कटाव भी देखा है, तो वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से कहीं ज्यादा सुंदर है कटाव। और वो लोगों के लिए क्यों नहीं आकर्षणीय केंद्र है? क्योंकि वो पर्यटन
पर्यटन स्थल नहीं बनाया। और वहाँ के लोग इसे पर्यटन स्थल क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो इसे पर्यटन स्थल बना देंगे तो ये जगह गंदी हो जाएगी। और वहाँ के लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं। अगर वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पर गंदगी जैसे कि नाम बहुत ही कम है, गंदगी वहाँ है ही नहीं। और वो प्रकृति की क्योंकि पूजा करते हैं, उनका मानना है कि अगर हम प्रकृति को गंदी करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। तो इसीलिए वो कटाव को टूरिस्ट स्थल भी नहीं बनाना चाहते हैं, पर्यटन स्थल भी नहीं बनाना चाहते हैं कि वह स्थल गंदा हो जाएगा और उसका प्राकृतिक सौंदर्य कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अगला है तीस्ता। उन्होंने देखिए वर्णन किया है यहाँ पर, वहाँ जो नदी है, प्रसिद्ध नदी, वो है तीस्ता नदी। और सेवन सिस्टर वाटरफॉल के बारे में भी आपने सुना होगा, तो वो भी वहाँ पर है। उसके बाद वहाँ के प्रसिद्ध फूलों का भी उन्होंने वर्णन किया है। कौन से प्रसिद्ध फूल है वहाँ पर? प्रियुता और रोडोडेंड्रो वहाँ के सबसे प्रसिद्ध फूल है और सबसे ज्यादा मात्रा में वहाँ होते हैं। उसके बाद हमने जगह पढ़ ली और वहाँ की नदी और वहाँ के जो वाटरफॉल्स हैं और फूल के बारे में जान लिया। अब उसके आगे जो उन्होंने वर्णन किया है वो है अगला वर्णन कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक। देखिए जो सिक्किम है वो एक हिल स्टेशन है, जो गंतोक एक हिल स्टेशन है। और जो भी हिल स्टेशन होते हैं उनकी देखिए ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से आसमान वहाँ प्रदूषण कम होता है। और इसके अलावा सितारे, जो तारे आसमान में चमकते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं। तो जब लेखिका वहाँ पर रात्रि में आसमान को देख रही होती है तो आसमान में इतने तारे चमक रहे होते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा की हो तो इसको जरूर अनुभव किया होगा कि रात्रि के समय आकाश जो है पूरे सितारों से भरा होता है। तो जब वो देखती है वहाँ पर झिलमिलाते सितारों से नहाया गंतोक, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गंतोक शहर जो है वो झिलमिलाते सितारों से नहा रहा है, पूरा डूब गया है, सितारे ही सितारे, तारे ही तारे आसमान में भरे हुए हैं। अगली बात जो उन्होंने वर्णन की है, उन्होंने सिक्किम के गंतोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। मेहनतकश बादशाह, देखिए सबसे पहले मेहनतकश कौन होते हैं? मेहनत करने वाले। और बादशाह कौन होते हैं? अपनी इच्छा अपनी मर्जी से जीवन जीने वाले। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहाँ के लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। चाहे बच्चे हैं, चाहे महिला पुरुष है, चाहे बुजुर्ग हैं, सभी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अगर बच्चे हैं तो वो दिन भर अपनी माताओं के साथ जो है वो काम भी कराते हैं, जंगल से लकड़ियाँ लाना, पानी भर के लाना। और 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर वो स्कूल जाते हैं और आते हैं। ऐसे जो स्त्रियां हैं वो भी दिन भर घर का काम भी संभालती हैं और वहाँ पर पहाड़ी रास्ते बनाने का भी काम करती है, जिसमें वो पहाड़ों की कटाई का काम करती हैं, रास्ते बनाने का काम करती हैं। और इसके अलावा अपने घर किसी के छोटे बच्चे हैं तो पीछे डोकों में वो उन्हें टाँके रखती है। डोको क्या होता है? एक टोकरियाँ होती है बांस की, जिन्हें वो उसमें अपने बच्चों को टाँके रखती है और पत्थर तोड़ने का काम करती रहती हैं। उसके बाद जो बुजुर्ग है, वहाँ के बुजुर्ग भी दिन रात मेहनत करते हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही है अगली, श्वेत रंगीन पताका। देखिए जो सिक्किम है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला है और बौद्ध धर्म के वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन है। और यहाँ पर बात की जा रही है श्वेत रंगीन पताकाओं की। तो श्वेत और रंगीन पताकाएं क्या है? देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ श्वेत पताकाओं की। पताकाएं क्या होती हैं? पताकाएं होती हैं जो इस तरह से त्रिकोण झंडियाँ होती हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी। जो त्रिकोण झंडियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं पताकाएं। जब भी किसी बौद्ध भिक्षु या अनुयायी की मृत्यु हो जाती है तो किसी सुनसान स्थान पर, खाली स्थान पर 108 बौद्ध पताकाएं लगा दी जाती हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो इसलिए श्वेत पताकाएं वहाँ लगाई जाती हैं। फिर है रंगीन पताकाएं। रंगीन, किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं उस स्थान पर लगाई जाती। कोई भी नया कार्य की शुरुआत है, घर में विवाह है, बच्चे का जन्म है या कोई भी ऐसा उत्सव जो उन्हें लगता है वो मनाना चाहते हैं, तब रंगीन पताकाएं वहाँ लगाई जाती हैं रास्तों में, लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। जो श्वेत पताकाएं होती हैं उनकी संख्या निश्चित होती हैं, उसमें 108 ही पताकाएं बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु पर लगाई जाती हैं। अगला पॉइंट है प्रकृति, भौगोलिक स्थिति और जनजीवन। देखिए हिली एरिया है, प्रकृति को भगवान मानते हैं, तो हिली एरिया और प्रकृति को भगवान मानने की वजह से वहाँ की सुंदरता बहुत है। तो ये बात की जा रही है कि वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य कूट कूट कर भरा है, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, फल फूल इस तरह से फैले हुए हैं। आगे है भौगोलिक स्थिति।
भौगोलिक स्थिति मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय की चोटियां हैं, कंचनजंगा भी वहां से दिखाई देती है, तो पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई। जनजीवन कैसा है? जनजीवन वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बहुत मेहनती हैं और सबका स्वागत करने वाले हैं। इसके बाद अगला है धर्मचक्र लॉन्गस्टॉक। देखिए धर्मचक्र लॉन्गस्टॉक आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कहते हुए कि हम गंगा स्नान को जा रहे हैं और गंगा जो है हमारे पाप धो देती है। तो जो ये मान्यता है ना, ये मान्यता पूरे भारत में विद्यमान है और पूरे भारत में किसी ना किसी थोड़ा सा रूप बदल कर है। ऐसे ही जो ये पाप धोने वाली जो मान्यता की बात हो रही है, ये सिक्किम के एक शहर लॉन्गस्टॉक की बात हो रही है, जहाँ पर एक धर्म चक्र बना हुआ है, मतलब एक चक्र बना हुआ है और वहाँ की ये मान्यता है कि उस चक्र को घुमाने से जितने भी जो हमारे पाप होते हैं ना, वो धुल जाते हैं, हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो लेखिका जब उस चक्र को देखती है तो मन में विचार करती है, चाहे हम कितने ही पढ़ लिख लें, चाहे हम किसी भी शहर में चले जाएं, चाहे हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, लेकिन हमारी जो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास की मान्यताएं हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अगला है कुशल गाइड के गुण। देखिए उन्होंने गाइड के गुणों की भी बात की है और जो यहाँ लेखिका के गाइड हैं वो कौन है? जितेन नारगे हैं उनके गाइड। तो जितेन नारगे का उन्होंने गुणों की बात की, गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए गाइड को सबसे पहले गाड़ी चलानी भी आनी चाहिए, की जरूरत पड़े तो वो गाड़ी चला सके, और जितने भी वहाँ के दर्शनीय स्थल है उनकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ के बाजार, वहाँ के होटल और वहाँ के सिनेमा घर या वहाँ के फोटोग्राफर स्टूडियोज के बारे में उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेखिका ने यहाँ ये बात करी है। फिर अगला है पत्थर तोड़ती एवं रास्ता बनाती महिलाएं आर्थिक स्थिति। यहाँ पर लेखिका ने आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया है। उनका मानना है कि जो देश का बहुत ज़्यादा पैसा है वो बहुत ही कम लोगों तक सीमित है और बहुत कम पैसा बहुत ज़्यादा लोगों तक सीमित है। मतलब कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत कम पैसा मिल रहा है और उसी समस्या को यहाँ पर उभारा गया है कि हमारा देश लोकतांत्रिक बन गया है, इतना बड़ा महान बन गया है, लेकिन फिर भी जो मजदूर वर्ग है उसकी स्थिति खराब है। उसे सुबह से लेके दिन रात तक मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता है कि अपने जीवन को वो अच्छे से चला सके, अपने लिए 2 वक्त का खाना वो जुटा सके। तो जब वो लेखिका पत्थर तोड़ती महिलाओं को देखती है तो वो स्थिति देखकर परेशान हो जाती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कटाव का सौंदर्य। देखिए कटाव शहर का हमने बात कर ली थी कि कटाव का सौंदर्य कैसा है, बिल्कुल भारत का स्विट्जरलैंड है, बल्कि स्विट्जरलैंड से ज़्यादा सुंदर है। और लेखिका की ही मित्र मणि जो कि उनके साथ में सिक्किम घूमने गई हुई है, उन्होंने बताया कि उन्होंने स्विट्जरलैंड देखा हुआ है और कटाव जो है उससे ज़्यादा सुंदर है, उन्होंने उनको ये जानकारी दी थी। फिर उसके बाद है प्रकृति के साथ खिलवाड़ तथा प्रदूषण। देखिए वर्तमान समय में आप सब जानते हैं कि हम प्रकृति के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर चुके हैं, इतना प्रदूषण फैला चुके हैं कि प्रकृति जो है अब रहने लायक नहीं रही है और प्रकृति अपने आप को दोबारा जो है निर्माण करने के लिए वो कुछ ना कुछ विनाश कार्य करती रहती है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किस तरह से, हमने अब पेड़ों को काटकर अपने घर बना लिया, जंगलों को काटकर फैक्ट्रियाँ डाल ली, तो जो वन्य जीव थे उनको वन्य जीव जो हैं वो उनके रहने के लिए आवास नहीं बचे। जो एक फूड श्रृंखला, जिसे एक खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, एक फूड चेन कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। ना समय पर बारिश हो रही है, ना समय पर सर्दियाँ आ रही है, ना समय पर गर्मियाँ आ रही है। और एक सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की आ गई है, जिसमें जो धरती का तापमान है वो 3 डिग्री तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और निरंतर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पेड़ों की कटाई से भूकंप का खतरा बना हुआ है। तो बार बार आप लोग भी न्यूज़ चैनल में सुनते हैं कि प्रकृति जो है वो कभी भी हमें नष्ट कर सकती है। तो उसी खिलवाड़ और उसी प्रदूषण की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला है हमारा प्रकृति की जल संचय व्यवस्था। देखिए प्रकृति ने जल संचय व्यवस्था किस प्रकार की हुई है कि गर्मियों में जब पानी के लिए त्राही मची होती है तो ग्लेशियर्स पिघलकर पानी की कमी को पूरी करते हैं, और जब सर्दियों में वही ग्लेशियर्स बर्फ के रूप में जम जाते हैं। ये बात लेखिका ने यहाँ पर की है।
और इस पाठ का अंतिम पॉइंट कि सीमा पर तैनात सैनिकों की कठिनाइयां और हमारे कर्तव्य। देखिए, जब वहाँ लेखिका जो घूम रही होती है सिक्किम में, तो वो बॉर्डर पर भी जाती है जहाँ पर वो सैनिकों को देखती है और वहाँ पर -15 डिग्री टेम्परेचर पर सैनिक तैनात हैं। तो कौन सी कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ती हैं, कौन सी कठिनाइयाँ झेलते हैं? वो अत्यधिक सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास का सामना करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। उन कठिनाइयों की यहाँ पर बात की जा रही है। और अगला, हमारा कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है उनके प्रति? हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें, और जब वो सीमा पर तैनात है और हम किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहते हैं जो कि सीमा पर तैनात है और उसके परिवार को उसकी आवश्यकता है, तो उनकी जगह पर उनकी मदद कर सकते हैं। आर्थिक रूप से नहीं तो हम कम से कम उन्हें उनका कोई भी साथ दे सकते हैं। उनके घर का कोई सामान लाना, उनके बच्चों को पढ़ाना, या किसी भी तरह से हम जो मदद कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं। तो लेखिका ने यहाँ पर इस पूरे यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। और लेखिका ने एक और बात यहाँ पर कही है कि सब लोग जब कहीं घूमने जाते हैं तो वो फोटो खींचने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को वो अनुभव ही नहीं करते हैं। जबकि लेखिका ने वहाँ जाकर फोटो नहीं खींची, बल्कि उस वहाँ के सारे प्राकृतिक सौंदर्य को जैसे अपने अंदर उन्होंने बसा लिया हो, अपने अंदर उन्होंने समाहित कर लिया हो। तो लेखिका ने यहाँ पर ये बात कही है। इसके अलावा हम यात्रा क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब हम अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मानसिक रूप से थोड़ा शांत करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा माहौल में जाना चाहते हैं, तो हम यात्रा करते हैं। उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया है। तो पूरा पाठ मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो भी आपको नोटिफिकेशन मेरे चैनल से मिलेगी वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।